Expert Staffing presents Indoridia with Ritesh Bia. देखा इसमें इसी से रेमडेसिविर जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन जो दिया जा रहा है, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई। ये कब देना चाहिए और किन पेशेंट को देना चाहिए? किस परिस्थिति में देना चाहिए सर? देखिए, रेमडेसिविर बेसिकली एंटीवायरल है। एंटीवायरल मतलब वायरस को किल करने का है। एस्टैब्लिश रोल नहीं है। और नंबर 2 के ऊपर है, ये 100% लाइफ सेविंग। ऐसा तो है नहीं कि चमत्कारिक दवाई है जो कहते हैं ना कि सब अल्टीमेट। अगर रेमडेसिविर मिल गया, जैसे अभी जो माहौल है, रेमडेसिविर मिल गया मतलब इंसान तो ठीक ही हो गया। ना ऐसा हो रहा है, ना ऐसा है। और ये बेसिकली अमेरिका से निकली दवाई है, उन्होंने ज्यादा प्रमोट करा है। डब्ल्यूएचओ ने तो इसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी लगा रखी है। इसको मतलब माना ही नहीं मेन दवाई वो करके। पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये वायरल दवाई है। इसका मोटे तौर पर रोल जो आता है, वो जब वायरल वायरीमिया आपको बढ़ता है, तब उस समय जब सीवियर वायरीमिया हो और आपके चिकित्सक के विवेक के ऊपर इसे लगाने के लिए छोड़ दें। 100% घर पे ही नहीं लगाएं। लगाएं तो हॉस्पिटल में ही लगाएं, क्योंकि उस समय आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। उसके पहले जो भी दवाई है वो ओरल दवाई काम आ जाती है। जब नहीं है तो ये दें। और ये भी आपको मैंने बता दिया है कि 10 दिन के बाद वायरस नहीं बढ़ता है। मैक्सिमम वायरल का रेप्लिकेशन 10 दिन तक होता है। तो 10 दिन के बाद रेमडेसिविर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रेमडेसिविर कौन सा इंजेक्शन है? वायरस को रेप्लिकेट बढ़ने से रोकने के लिए, वायरस को मारने के लिए। वायरस बढ़ेगा ही नहीं उसके बाद। वायरस रेप्लिकेशन शुरू में होता है, पहले हफ्ते के अंदर सबसे ज्यादा होता है। पर इंसान उस समय ठीक रहता है, तो एकदम रेमडेसिविर आप नहीं लगा सकते। आपकी दूसरे में ठीक हो सकता है, पर अगर उस स्टेज के ऊपर गए तो वो बहुत कम सेगमेंट के अंदर आपके चिकित्सक के द्वारा आप हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, घर में मत लगाइएगा। और इससे ऐसा पाया गया है कि बहुत ज्यादा कोई मोर्टेलिटी में तो नहीं फर्क पड़ा है, पर हॉस्पिटल स्टे में जरूर, जैसे आपको 5-6 दिन अस्पताल में रुकना है तो वो 4 दिन या 3 दिन हो जाएगा। ये जरूर रेमडेसिविर की स्टडीज जो कुछ आई हैं, उसमें ऐसा पाया गया है ना। सो चमत्कारिक ड्रग नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हंगामा मचना चाहिए इस दवाई के पीछे। ठीक है, मतलब ऐसा कूलली उसको देखिए कि ठीक है यार, ये दवाई है, ये नहीं। बाकी सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, स्टीरॉइड्स बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लड थिनर्स बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक बार डाउनफॉल आ रहा है तो ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चीजें ज्यादा जरूरी है। जी। सर ये इसी में जैसे कि जो आप आजकल प्लाज़्मा थेरेपी दे रहे हैं, ये प्लाज़्मा थेरेपी क्या क्या है सर? ये प्लाज़्मा थेरेपी क्या है? और ये किन पेशेंट को दी जानी चाहिए सर? ओके, देखिए, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा यानी आप समझते हैं ना कि ये एक खून का ही एक पार्ट है ना। हाँ। खून में सेल्स होते हैं और उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। और मैंने जैसे अभी आकर अगर आपको बताया होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि शरीर में जैसे ही वायरस आता है तो अंदर वो एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देता है। जी, अभी अपनी बात हुई ना जी। कि एंटीबॉडीज बनाना, तो शरीर के अंदर वो एंटीबॉडीज बनने लगे उसके, किसके विरुद्ध? वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट। अब ये हुँ, एंटीबॉडी शरीर में रहेंगे। अब इंसान ठीक हो गया कोरोना से, तो एंटीबॉडी एकदम नहीं मरेंगे, वो उसके एंटीबॉडीज तो रहेंगे काफी समय तक। हुँ। समझ गए ना? तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा थेरेपी, कि वो प्लाज्मा जब किसी और इंसान को कोरोना हुआ, उस समय हम किसी और इंसान की एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा के द्वारा निकाल के उस इंसान को जिसको कोरोना है उसके अंदर अपन डालते हैं, ताकि उसका जो वायरस है उसको वो किल कर दे। मतलब उसके अंदर उनका एज ए एंटीबॉडी वो यूज हो जाए, क्योंकि एकदम उसके शरीर में इतनी एंटीबॉडी नहीं हुई। पर यहाँ पे भी वही खेल हुआ कि कब होगा? जब आपका वायरस वहां पे रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है वायरस। और मैंने क्या कहा कि वायरस 10 दिन के बाद नहीं बढ़ता, 9th डे के बाद वायरल रेप्लिकेशन खत्म हो गया। उसके बाद पोस्ट कोविड सिम्टम चालू हो जाते हैं। तो अगर अपन ने प्लाज्मा उसके पहले दिया तो थ्योरेटिकली वो थोड़ा सा मदद करेगा, क्योंकि वो एंटीबॉडीज जा रहे हैं और ऐसी स्थिति आ गई। पर अभी जो मैं थोड़ा माहौल देख रहा हूं कि लोग बार 5 दिन तक तो जगते ही नहीं है, 5 से 10 दिन तक वो घर पे कुछ तो भी आड़ा टेढ़ा ट्रीटमेंट करते हैं, और जब सांस फूलती है तो 10वें दिन फिर एडमिट होते हैं, और उसके बाद फिर वो प्लाज्मा के लिए भगते हैं सबके लोग, सब लोग। उसके बाद तो प्लाज्मा का रोल ही नहीं है। क्या रोल है प्लाज्मा का जब वो एंटीबॉडी तो मतलब है ही नहीं। वो तो शरीर में जो हंगामा हो चुका, जो लंग बर्बाद हो चुके, जो थक्के हैं वो इधर उधर जम चुके हैं, तो अब आप उनको ही हैंडल करोगे। जो डैमेज हो गया है उसके अंदर प्लाज्मा नहीं आपका रोल करेगा। तो ये फंडा आपको क्लियर करना पड़ेगा कि प्लाज्मा एंटीबॉडीज के लिए दे रहे हैं, वो एंटीबॉडीज वायरल के लिए दे रहे हैं, और वायरल आपका
कब तक, कौन सी एज दिन तक रहेगा। तो अगर जैसे ये कर लिया तो अपने को समझ आ जाएगी उसका रोल है। हालांकि WHO ने बहुत स्टैब्लिश रोल नहीं किया है, अपने मेडिकल काउंसिल्स ने बहुत ज्यादा उसको प्रमोट नहीं किया है, ऑफिशियल ट्रीटमेंट के अंदर प्लाज्मा को नहीं माना गया। पर फिर भी क्योंकि ये आपने पूछा तो मैंने उसकी वो बताया कि हाँ उसके अंदर वो एंटीबॉडी रहती है जिससे एक चांस है कि उससे मदद इंसान को मिल सकती है अगर उसके अंदर खुद इतनी प्रतिरोधक क्षमता नहीं। पर वो हमेशा एज बार, वो टाइम बार है, उसको आपको जल्दी ही देना पड़ेगा, अर्ली टाइम नहीं इफेक्टिव है। वायरल एप्लीकेशन के बाद तो वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है, एब्सोल्यूट, जैसे रेमडेसिविर वेस्ट है। चलिएगा सर इसमें जैसे कि अभी मैंने कई लोगों ने बोला है कि RT-PCR जो हम लोग करते हैं उसकी जो रिपोर्ट आती है वो कई बार मतलब कि गलत आ रही है, तो उसको वो गलत आती है, उसके बाद वो कई लोग CT स्कैन करवाते हैं, तो CT स्कैन इज मोर हार्मफुल देन RT-PCR। तो ये व्यूअर्स को बताइए कि सर कौन सा टेक्निक सही होना चाहिए, मतलब क्या सही है? देखिए RT-PCR स्टैंडर्ड टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब सीटी जो स्कैन है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, बिल्कुल क्लियर रखें लोग बात, है ना। RT-PCR ही मेन टेस्ट है और RT-PCR की रिपोर्ट मानता हूं मैं नेगेटिव, मतलब वो फॉल्स नेगेटिव आ सकती है। पहले बहुत ज्यादा आती थी क्योंकि लोग बाग देखो वो क्या पूरा वो पीपी किट पढ़ के यूं उंगली डाल के पता नहीं कहां से क्या निकाल रहे हैं। सो उसकी टेक्निक है, अगर आपने ढंग से नाक में लिया, कितनी अच्छी तरह से और गले में, दोनों जगह से जब आप लेते हो तो उसकी पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं और उनका कलेक्शन होता है, उनको कितना रिस्टोर करते हो और कितनी जल्दी लगाते हो और कितनी अच्छी तरह से लगाते हो, तो ये सारे कारण आपके बेटर रिजल्ट्स को देते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर वो नेगेटिव आ सकती है और नेगेटिव रिपोर्ट को आप ऐसा नहीं मानोगे कि कोरोना नहीं हुआ। अब रहा सवाल आपका प्रश्न कि सब सीटी करा लेते हैं लोग, बट तो सीटी डायग्नोस्टिक नहीं है। सीटी को मैंने अभी आपको पूरा बताया था उसकी जो स्टेजेस, कि 5वें दिन तक तो कुछ होता ही नहीं है। 5वें दिन के बाद जब अगर वो इंसान ठीक नहीं हुआ और अगर वायरल वाला लोड ज्यादा हो गया और शरीर में लड़ाइयां हुई तो लंग में घुस गया, और लंग में जब डैमेज होता है तो सीटी फिर लंग के अंदर की स्टेजिंग आ गई है कि वो लंग में डैमेज करता है। उसको है ना रेडियोलॉजिस्ट ने उसके आधार पे कुछ कोऑर्ड्स बनाए कि साहब ये ऐसे ऐसे लंग में है, वो 8/25 8/25 है तो वो माइल्ड रहेगा, उसके बाद 15 तक वो मॉडरेट रहेगा, उसके बाद वो 15 के ऊपर तो सीवियर रहेगा। तो ये उनकी स्टेजिंग है, पर ये डायग्नोसिस नहीं होता है। ये कहते हैं हाँ ये चीज रही तो ये कोरोना के पीछे है, और वो बता रहे हैं कि आपको थोड़ा एडवांस स्टेज है, मतलब आपके लंग में वो चीज पहुंच गई, तो वो आपको लंग की स्थिति की बात कर रहे हैं, जबकि लंग तक गया ही नहीं है, खाली गले नाक तक है। RT-PCR तो आपको वहीं पे डायग्नोस कर देगा। ओके, सो RT-PCR इज स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना, इट शुड बी, मतलब वो करेक्टली ठीक तरह से करना चाहिए। सीटी स्कैन बात का है, सीटी स्कैन 5 दिन के पहले कराना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, किसी भी इंसान को 5 दिन के पहले, 5th डे ऑफ द फर्स्ट डे से इन्फेक्शन से 5 दिन तक कराना ही नहीं चाहिए। 6ठे दिन जरूर उसको तकलीफ लगे तो फिर करा के देख ले भाई लंग में क्या स्थिति है, और सैचुरेशन को देखते रहे, उससे कोरिलेट करते रहे।